जिसका नाम है ऊर्जा का स्रोत, और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सौर ऊर्जा के बारे में। इससे हर साल एक न एक क्वेश्चन आता ही है। लॉन्ग आंसर में भी पिछले के पिछले साल इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे सौर कुकर है, सोलर पैनल है, इनसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, आप लोगों का दिन अच्छा हो। तो हम लोग बात करने वाले हैं सौर ऊर्जा के बारे में। तो आप सभी को पता है कि सूरज जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पृथ्वी पर सूर्य है। बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। तो ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों में सौर ऊर्जा का नाम सबसे पहले आता है। अब सौर ऊर्जा में ऊर्जा कहां से उत्पन्न होती है? तो सूर्य में एक भौतिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस भौतिक प्रक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। दो तरह का नाम आपने सुना होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। तो सूर्य में जो प्रक्रिया होती है उसका नाम है नाभिकीय संलयन। क्या है ये नाभिकीय संलयन? कैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो जब दो छोटे परमाणु के नाभिक आपस में नाभिकीय अभिक्रिया करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन के दो छोटे नाभिक आपस में संयोग करते हैं इसमें, और हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया में एक बहुत ही बड़ी ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा सूर्य से ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। तो ये नाभिकीय संलयन कैसे होता है? तो ये बहुत अधिक तापमान पर होता है, 10⁷ केल्विन। लगभग इतना टेम्परेचर चाहिए इस अभिक्रिया को होने के लिए। तो सूर्य में यही होता है, और जितने भी तारे हैं ब्रह्मांड में, जितने भी तारे हैं, सभी तारों में जो ऊर्जा का उत्पन्न होने का कारण है वो यही है, नाभिकीय संलयन ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये ऊर्जा जो है ये कैसी ऊर्जा है? तो ये सूर्य जो है वो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। कैसा स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है। अब नवीकरणीय स्रोत क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रीन्यूएबल। रीन्यूएबल, रिन्यू आप लोग सुने होंगे। रिन्यू का मतलब होता है जिसको बार बार नया किया जा सके, बार बार प्राप्त किया जा सके। तो नवीकरणीय का मतलब ऊर्जा में भी, स्रोत में भी यही है कि आप अगर किसी ऊर्जा को बार बार प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा ऊर्जा स्रोत जो जिसका भंडार असीमित हो, अनंत हो, खत्म नहीं होता, तो उसको कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और इसका ठीक विपरीत होता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब अनवीकरणीय क्या है? जैसे पेट्रोल है, कोयला है, और आपका जो भी आपका ये आता है डीजल है, जितने भी जीवाश्म ईंधन है, वो सभी चीजें कैसे हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जबकि सूर्य हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, महासागर ऊर्जा हो गया, उन सभी के बारे में बात करेंगे। सूर्य ऊर्जा के बाद हम लोग बात करेंगे पवन ऊर्जा के बारे में, फिर महासागरीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, भूतापीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी ऊर्जा स्रोत जो हैं, ये सभी के सभी ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। तो सूर्य भी कैसा ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है। अब नवीकरणीय स्रोत है तो सवाल ये उठता है कि कितने दिनों तक? तो करोड़ों करोड़ों वर्षों से ये दे रहा है ऊर्जा, और अगले करोड़ों वर्षों तक ये ऊर्जा देगा, और असीमित मात्रा में देता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। अब इस ऊर्जा के स्रोत से हम ऊर्जा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग किस रूप में करेंगे? तो हम लोग जैसे जैसे मानव इतिहास आगे बढ़ा है, तो हम लोग किसी भी ऊर्जा का स्रोत का उपयोग करते हैं अपने फायदे के लिए। तो सौर ऊर्जा भी, चूंकि इस ऊर्जा का कई फायदा है, ये ऊर्जा में आपका प्रदूषण नहीं होता है, इससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होते हैं, और असीमित मात्रा में भी है। तो इसका उपयोग हम लोग कई जगहों पे करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सौर ऊर्जा के उपयोग। सौर ऊर्जा के उपयोग, सौर ऊर्जा के उपयोग। सौर ऊर्जा के विभिन्न उपयोग क्या क्या यूज हो सकता है? तो पुराने जमाने में तो आप बोलिएगा कपड़ा सुखाने में, ये सब चीज में, तो वो फिजिक्स में उसको हम लोग उपयोग नहीं बोलते। फिजिक्स में उपयोग तब बोलते हैं कि हम कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट उससे बनाए, कोई उपकरण बनाए, और उस उपकरण से हम दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में उसका फायदा उठाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आप लोग तो देखते होंगे कि बैटरी, सोलर बैटरी या सेल, ये नाम सुने होंगे बहुत, सोलर सेल। दूसरा एक और ऊर्जा इससे उपयोग में आता है, उसे बोलते हैं सोलर कुकर। एक और चीज है
उसे बोलते हैं सोलर पैनल। तो सौर ऊर्जा के कई सारे उपयोगों में ये 3 महत्वपूर्ण उपयोग आपको पढ़ने के लिए कक्षा 10th में मिलता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं सोलर सेल की। क्या है सोलर सेल, फिर हम लोग बात करेंगे सोलर कुकर और सोलर पैनल की। तो सोलर सेल क्या है, सोलर बैटरी क्या है? तो आप लोग ये जानते होंगे कि ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना ही बनाई जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे अगर पंखा है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। पंखा नचता है तो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक उसी तरह से बल्ब है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि सौर ऊर्जा हमारे पास प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा को हम किसी और ऊर्जा में बदल के उपकरणों को काम में ला सकते हैं। अगर हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लें तो उससे हम बाकी जितने भी विद्युत के काम है वो कर सकते हैं। तो इसी चीज के लिए उन्होंने किस चीज का आविष्कार किया, वो है सोलर बैटरी या सोलर सेल। अब ये सोलर सेल क्या है? तो ये एक ऐसा युक्ति है जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, इसका काम क्या है? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना। क्या प्राप्त करता है ये? विद्युत ऊर्जा। ठीक उसी तरह से सोलर कुकर है, यह भी किसी सौर ऊर्जा को किसी अन्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। तो करता क्या है ये सोलर कुकर? कुकर का मतलब खाना पकाने वाला चीज है। तो सोलर कुकर क्या करता है? सौर ऊर्जा से खाना बनाता है। खाना आप दिन में बनाने का कोशिश कीजिएगा तो सौर ऊर्जा से गर्मी प्राप्त होती है, उस गर्मी का उपयोग करके वो खाना बनाता है। तो ये क्या करता है? सौर ऊर्जा का उपयोग करके खाना बनाता है, उपयोग करके भोजन का निर्माण। इसी तरह से सोलर पैनल क्या है? तो जब बहुत सारे सोलर सेल और बैटरी को एक साथ रख देते हैं तो एक विस्तृत, मतलब इसको बहुत बड़े स्तर पे जब उपयोग करते हैं तो सोलर बैटरी जो है उसको बहुत सारे बैटरियों को एक साथ जोड़कर और बहुत सारे सेल्स को एक साथ जोड़कर जब मिला देते हैं तो फिर वो बनता है सोलर पैनल। इसका उपयोग भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है और बड़े बड़े फार्म्स में साथ में आप आज के दिन में देखिएगा, जब भी आप वीडियोस देखिएगा, नासा का उपग्रह है तो उपग्रह जब ऊपर जा रहा है आसमान में तो उसका दो बड़ा सा प्लेट्स दिखाई देगा आपको। वो प्लेट्स उसको, क्योंकि एक बार आपने यहां से भेज दिया, पुनः उसे ऊर्जा बार बार अपने कंप्यूटर का फंक्शन करने के लिए, वहां से सिग्नल भेजने के लिए, वहां से आपको कम्युनिकेशन करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता है। बिना ऊर्जा के तो होगा नहीं। तो वो ऊर्जा कहां से प्राप्त करेगा? उस मतलब निर्वात में, शून्य में कहां से प्राप्त करेगा? तो उसके लिए उसमें लगा दिया जाता है सोलर पैनल, जो कि उपग्रहों में या जो भी आप लोग भेजते हैं स्पेस शिप्स, जो भी है अंतरिक्ष यान, उन सभी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। उनके जो आउटर लेयर्स होते हैं, जो उनकी बाहरी सतह होती है, उस पर सोलर पैनल्स बिछा दिए जाते हैं ताकि जब भी वो सूर्य का प्रकाश उस पर पड़े तो उस ऊर्जा को अवशोषित करके अपने काम में, वहां के कंप्यूटर्स जो भी फंक्शंस को करने में मदद मिलती है। तो ये सारी चीजें सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो आइए अब हम लोग सोलर बैटरी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सौर सेल या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोलर सेल। क्या है सौर सेल? तो अभी हमने बताया आपको कि सौर सेल एक ऐसी युक्ति है, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। रूपांतरित कर देती है। क्या है सौर सेल? एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, रूपांतरित कर देती है। अब सौर सेल को बनाने के लिए, ये सौर सेल है, ये बनता किस चीज से है? तो सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन
इसका संकेत SI है। सिलिकॉन नामक अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। क्यों उपयोग किया जाता है इसके बारे में आगे की कक्षाओं में आप लोग जानिएगा। हालांकि हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि सिलिकॉन जो है उसकी चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है और अधातुओं की चालकता से अधिक होती है। धातुओं की चालकता से क्या होती है? कम होती है, और अधातुओं की चालकता से इसकी चालकता क्या होती है? ज्यादा होती है। इस वजह से इसका उपयोग ऊर्जा को बदलने के रूप में किया जा सकता है। यानी अगर सौर ऊर्जा है तो उससे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा में क्या चलता है? विद्युत ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। विद्युत ऊर्जा किसके प्रवाह के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से मुक्त अवस्था में नहीं होता है, लेकिन खास फ्रीक्वेंसी का जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, सौर ऊर्जा का जब प्रकाश पड़ता है, तो वो एक्टिव हो जाता है और वो विद्युत का चालन करना शुरू कर देता है। तो आगे कक्षाओं में आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स एक चैप्टर ही आएगा जिसमें आप अर्धचालकों के फिजिक्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वहां पर इसको पूरी जानकारी विस्तृत रूप में दी जाएगी। अभी के लिए आप ये जान लें कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है पूरी तरह से मुक्त अवस्था में नहीं होता है, लेकिन जब इस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो यह मुक्त अवस्था में आता है और विद्युत धारा का चालन करना शुरू कर देता है। तो इसी कारण से सौर सेल में उपयोग के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि भारत में सिलिकॉन का एक बहुत बड़ा विस्तृत भंडार है। हालांकि उसकी गुणवत्ता में थोड़ी कमी है, परंतु भारत जो है, भारत और चाइना, इन दोनों जगहों पर सिलिकॉन का बहुत बड़ा भंडार है। सिलिकॉन बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो भविष्य में भारत जो है वो सौर ऊर्जा में एक बड़ा निर्यातक के रूप में सामने आ सकता है। और भारत का जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, क्योंकि भारत किसके पास है? इक्वेटर के पास है। भारत जो है वो विषुवत रेखा के करीब है, तो यहाँ सूर्य जो है वो लंबवत पड़ता है, जिस कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा अधिकतम रूप में प्राप्त हो सकती है। तो इस वजह से सौर ऊर्जा का फायदा भारत को भी मिलने वाला है। तो सोलर सेल को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ये क्या है? अर्धचालक है। क्या है ये? अर्धचालक है। अब अर्धचालक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इसको अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और अर्धचालक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता धातु से कम होती है और जिसकी चालकता अधातु से अधिक होती है, वो अर्धचालक की श्रेणी में डाला जाता है। और तो सिलिकॉन को एक खास टर्म आता है, एक खास चीज आती है कि सिलिकॉन में थोड़ी मात्रा में अन्य पदार्थ को मिश्रित किया जाता है, जिसे डोपिंग कहते हैं। जिसे एक टर्म है डोपिंग कहते हैं। ऐसा करने से होता यह है, ऐसा करने से इसकी चालकता बढ़ जाती है। सिलिकॉन की चालकता कैसे बढ़ती है? तो उसमें किसी अन्य पदार्थ, और ये दो तरह के पदार्थ होते हैं, या तो 5 इलेक्ट्रॉन वाले या फिर 3 इलेक्ट्रॉन वाले। वो आगे चल के आप पढ़िएगा कि 5 इलेक्ट्रॉन वाले पेंटावैलेंट कहलाते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन वाले ट्राइवैलेंट कहलाते हैं। तो ये दो तरह के पदार्थ सिलिकॉन के साथ मिला दिए जाते हैं, जिससे इनकी चालकता क्या जाती है? बढ़ जाती है। और इसे क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। और ये कभी कभी 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा चुका है, तो इसको VVI पॉइंट के रूप में आप लोग याद रखिएगा। और अब इसमें आते हैं कि ये जो सोलर सेल है, इसमें होता क्या है कि एक बड़ा सा सिलिकॉन का पट्टी होता है, उसे सूर्य की ओर करके रख देते हैं। अब सूर्य प्रकाश आप जानते ही हैं कि सूर्य से सीधी रेखा में किरण आती है, ये आपका सिलिकॉन प्लेट हो गया। कुछ इस तरह की पट्टी आपको देखने को मिली होगी, इसमें सिलिकॉन के विभिन्न तार लगे रहते हैं। अब इस पर सूर्य से प्रकाश आया और ये प्रकाश जब इस पे पड़ता है तो ये इसको अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? ये अवशोषित कर लेता है। इससे प्राप्त होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करता है और उस ऊष्मा से
ये विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो ये सिलिकॉन की पट्टी रहती है। किसकी पट्टी रहती है? सिलिकॉन की पट्टी रहती है। अब आते हैं कि ये जो सिलिकॉन है, इस तरह की पट्टियां एक नहीं अनेक पट्टियां होती है। तो जब हम विभिन्न सिलिकॉन पट्टियों को एक साथ मिलाकर संयोजन करते हैं तो इसे सोलर या सौर पैनल कहते हैं। सौर पैनल कहते हैं। यानी एक सेल है, अब विभिन्न सेलों को, जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक सेल है, अब एक सेल के साथ एक दूसरे सेल को भी जोड़ दिया गया, फिर तीसरे सेल को भी जोड़ दिया गया, चौथे सेल को भी जोड़ दिया गया। इससे ऊर्जा की मात्रा क्या जाती है? बढ़ जाती है। एक सेल से अगर आप मान लीजिए 3 वोल्ट की बैटरी उत्पन्न कर रहे हैं, विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये अगर ऐसे से 4 वोल्ट मिल गए श्रेणी क्रम में, तो ये 12 वोल्ट हो जाएगा और इससे ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि विभवांतर क्या करता है? ऊर्जा की मात्रा को बढ़ा देता है। तो ठीक इसी तरह से अगर हम ज्यादा सौर ऊर्जा को अवशोषित करेंगे तो उससे हमारे पास विद्युत ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। तो अधिक मात्रा में व्यावसायिक उपयोग के लिए अगर हम विद्युत धारा को उत्पन्न करना चाहते हैं तो बहुत सारे सोलर सेल को एक साथ जोड़कर हम सौर पैनल का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, सौर पैनल का निर्माण करते हैं। एक सेल से, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए कि एक सौर सेल से 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक की, 0.5 वोल्ट से, याद रखिएगा ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक की मात्रा में विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। तो अभी तक हम लोग सौर सेल में 4 पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट कि सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। दूसरा है कि सौर सेल को बनाने में एक खास पदार्थ है सिलिकॉन, जो कि अर्धचालक है। अब ये अर्धचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तीसरा है कि सिलिकॉन में थोड़ी मात्रा में अगर एक अन्य पदार्थ जो कि 5 इलेक्ट्रॉन वाला या 3 इलेक्ट्रॉन वाला होता है तो मिलाया जाता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। और इससे क्या होता है? तो सिलिकॉन की चालकता बढ़ जाती है, जिस कारण वो अर्धचालक से चालक के रूप में उत्पन्न हो जाता है, जिससे विद्युत धारा का चालन होता है। तो हम लोग सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर पाते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि जब हम विभिन्न सिलिकॉन पट्टियों को, यानी विभिन्न सोलर सेल को एक साथ संयोजित कर देते हैं तो एक सौर पैनल का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछे कि सौर सेल और सौर पैनल में क्या अंतर है, तो आप क्या बोलिएगा? कि एक सिलिकॉन की पट्टी या एक सेल सोलर सेल कहलाएगा, जबकि सेलों का समूह, विभिन्न सोलर सेलों का समूह जब एक साथ संयोजित कर दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? सौर पैनल कहते हैं। ठीक है। अब एक सोलर सेल से कितने मात्रा में विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है? तो वो आपके पास है 0.5 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट। तो सौर पैनलों के क्या क्या लाभ है इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि सौर पैनलों में कोई भी गतिमान ऊर्जा नहीं है। जैसे आप देखिएगा पवन ऊर्जा की हानियों में, आप देखिएगा कि पवन ऊर्जा को जब आप चलाते हैं तो उसके ब्लेड्स घूमते हैं, वहां पर ब्लेड घूमता है तो उस ब्लेड का मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। अगर वो ब्लेड टूट जाए तो बहुत बड़ा लंबा खर्चीला प्रोडक्ट है। जबकि सौर ऊर्जा का जो प्रोडक्ट है, जो बैटरी मिलता है, बहुत सस्ते दाम पर मिल जाता है और उसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है कि कोई चीज मूव कर रहा है, किसी के खराब होने की, मैकेनिकल खराबी की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ये वाटरप्रूफ भी होता है, तो किसी भी चीज में, धूप में, बरसात में, हर चीज में ये सेफली काम कर सकता है। तो इस कारण ये इसका रखरखाव में कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं है। यानी सौर ऊर्जा का, आप सौर पैनल से अगर आप सौर ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं तो आपको उसका मेंटेनेंस का खर्च बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे आपको कोई भी मूविंग पार्ट्स में जनरेटर बना रहे हैं, विद्युत ऊर्जा आप डीजल से कर रहे हैं, तो डीजल एक तो अनवीकरणीय स्रोत है और साथ ही साथ उससे उसके कल पुर्जे पार्ट्स भी खराब होते रहते हैं, तो उससे बचने का एक बेहतर उपाय है। दूसरा है कि इसके उपयोग का एक लाभ यह भी है कि इसे दूर और अगम्य स्थानों पर, यानी ऐसे स्थान जहां पर आप विद्युत उत्पन्न तो कर सकते हैं लेकिन लेकर वहां तक पहुंचाना संभव नहीं है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में या दूर दराज के क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर बिजली को डायरेक्ट पहुंचा पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर वहां पर हम सोलर ऊर्जा का पैनल
स्टेबलाइज कर देते हैं, उसको स्थापित कर देते हैं, तो वहीं पर उसकी ऊर्जा की आपूर्ति संपन्न हो जाएगी। इसके उपयोग द्वारा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भी कम की जा सकती है, यानी डीजल पेट्रोल वगैरह पर निर्भरता आपकी कम जाएगी, उससे आपका प्रदूषण कमेगा। और आपके पास चूंकि उनके स्रोत, ऊर्जा स्रोत लिमिटेड है, पेट्रोल बहुत लिमिटेड है, डीजल लिमिटेड है, कोयला लिमिटेड है, तो उस पर निर्भरता आप जितनी कम करेंगे आपका ऊर्जा पर डिपेंडेंसी उतनी कम जाएगी और आपका खर्च भी क्या होगा, कमेगा। इसके साथ ही इनके द्वारा ऐसे क्षेत्रों में जहां विद्युत पहुंचाना संभव नहीं है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें सौर पैनल के लाभ हैं, सौर ऊर्जा के लाभ हैं। और अब हम लोग चलते हैं सौर ऊर्जा की हानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सौर पैनल के उपयोग में आने वाली कई कठिनाइयां भी हैं, क्योंकि हर एक चीज का प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंस दोनों होता है कि यदि आप सौर ऊर्जा के उपयोग को कर रहे हैं, काम से ले रहे हैं, तो कुछ उसके फायदे हैं तो कुछ उसके नुकसान भी हैं, या उसमें कुछ कमियां भी हैं। नुकसान तो नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा बहुत नुकसान उसकी कुछ हो नहीं सकती है, लेकिन हाँ कुछ कमियां हैं जिसके कारण अभी तक हम लोग पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं हो रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि हम अभी भी जीवाश्म ईंधन का, पेट्रोल का, डीजल का इसका उपयोग करना पड़ रहा है हमको। तो वो क्या क्या कमियां हैं उनके बारे में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला जो है वो देखिए कि सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ये तो हम पहले बता दिए आपको कि जो पदार्थ उपयोग में आता है वो सिलिकॉन है, परंतु उसकी गुणवत्ता में कमी होती है, उसकी गुणवत्ता में कमी होती है। यानी हमारे पास जो सिलिकॉन प्राप्त है, सियाल, आप जानते ही होंगे कि आपका जो पृथ्वी का क्रस्ट है वो इन दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। लेकिन ये जो सिलिकॉन आपको प्राप्त हो रहा है, इस सिलिकॉन का उपयोग सौर पैनल को बनाने में नहीं होता है। सौर पैनलों को बनाने में एक विशिष्ट प्रकार के सिलिकॉन की गुणवत्ता का उपयोग होता है और उसकी मात्रा बहुत कम है। यानी हमारे पास जो सौर पैनल को बनाने के लिए विशिष्ट सिलिकॉन पदार्थ चाहिए, सिलिकॉन का एक विशिष्ट उसका गुणवत्ता वाला पदार्थ चाहिए, उसकी मात्रा उतनी अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये महंगा भी है। और दूसरा जो है कि सौर पैनल के निर्माण की प्रक्रिया अभी जटिल है, यानी उसको बनाना अभी भी मुश्किल है। एक बार उसको बना लिए आप तो उसका इंस्टॉलेशन आसान है, उसको ले जाना दूर दराज के क्षेत्रों में, हमने बताया कि आपको कहीं भी पहाड़ी स्थान पर ले जाना है, समुद्र किनारे ले जाना है, इवन रेगिस्तान में ले जाना है, कहीं भी आप लेके जा सकते हैं उसको और लेकर उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसको बनाने की जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अभी सुधार की गुंजाइश है और वो काफी मुश्किल है, उसमें दक्षता की कमी है। तीसरा चीज जो है कि सौर पैनल के संयोजन में एक बहुत ही महंगा धातु चांदी, आप लोग जानते हैं कि चांदी एक बहुत ही कीमती धातु है और बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, उस धातु का उपयोग होता है, क्योंकि चांदी जो है वो बहुत अधिक चालक है, इनफैक्ट सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। और इसी चांदी का उपयोग होता है सौर पैनलों के कनेक्शन में। यानी एक सौर पैनल जो आपको महंगा पड़ता होगा, अभी भी 30-40 हजार से कम का सौर पैनल नहीं मिलता है आपको। क्यों मिलता है? सिलिकॉन के कारण नहीं, उसमें जो निर्माण में उसका जो कनेक्शन है, एक प्लेट को दूसरे प्लेट से जोड़ के, जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने में जो कनेक्शन में जो तार का उपयोग होता है, बारीक पतला पतला तार होता है उसमें, देखिएगा कभी इसको जूम करके, तो उसमें चांदी का उपयोग होता है। और ये चांदी बहुत महंगी धातु है, बहुत महंगी धातु है। एवं सौर सेल की तकनीकी अभी और विकसित होगी, यानी इसको बनाने में जो खर्च हो रहा है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो रहा है। यानी जितना हम खर्च कर रहे हैं उस अनुपात में हमें उससे ऊर्जा प्राप्त अभी नहीं हो रही है, यानी खर्चीला है, एक बार निर्माण करने में उसको खर्चीला है, इस वजह से उसको हम उपयोग में कम ला पा रहे हैं। जितना अधिक हमारे पास सौर ऊर्जा है उसका उपयोग हम लोग कर पा नहीं रहे हैं। चौथा जो है वो है सौर पैनल की लागत अधिक है और दक्षता का। मैं अभी बताया कि अगर लागत अधिक है, उस अनुपात में अगर उस ऊर्जा का उपयोग हम कर पा रहे हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम किसी चीज को खर्च कर रहे हैं 50,000 रुपए और खर्च करने के बाद उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति 50,000 से ऊपर रुपए की नहीं हो रही है, तो इसका मतलब व्यावसायिक रूप से यह घाटे का है। हाँ, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे कोई भी दूषित वातावरण नहीं हो रहा है, प्रदूषण नहीं हो रहा है, ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। लेकिन आज की दुनिया में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चीज 50,000 में आप खर्च कर रहे हैं तो आप क्या चाहिए कि उससे ज्यादा फायदा हमको हो जाए। जैसे पेट्रोल में हम 50,000 का पेट्रोल में खर्च करते हैं तो उससे हमको जो फायदा दिख रहा है, तत्कालिक फायदा, वो फायदा अभी हमको सौर पैनल में उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसकी तकनीक इतनी विकसित नहीं है, हम उसका मैक्सिमम आउटपुट ले नहीं पा रहे हैं। इस वजह से हमारी निर्भरता भारत में भी अभी भी 3 से 4% ही सौर ऊर्जा का हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं। इसको बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है अभी, जबकि भारत जो है वो इक्वेटर के पास भी है। हमने बताया यहाँ पर सूर्य सालों भर अच्छा इंटेंसिटी से मिलता है, क्योंकि सूर्य जितना अच्छा रहेगा, धूप जितना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा इसका फायदा है।
तो फिर भी हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उसका रीजन यही है कि इसकी तकनीकी अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना बहुत अधिक है। भविष्य में हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर बढ़ेंगे, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, महासागर ऊर्जा, उन सभी की बात आगे होगी। अच्छा, एक और चीज है कि यह सभी स्थानों और सभी जलवायु में कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यह काम करता है किस पर? सौर ऊर्जा पर। और सूर्य जो है, क्या 12 महीने आपको सूर्य की इंटेंसिटी उतनी अच्छी होती है? क्या धूप उतना अच्छा होता है? क्या धूप आपको लगातार मिलता है? नहीं। ठंड के मौसम में धूप का इंटेंसिटी क्या होता है? कम होता है। बरसात में धूप होता ही नहीं है, बादलों से ढका होता है। तो ऐसी स्थिति में साल के 5-6 महीने तो ऐसी स्थिति होती है जहां पर धूप आपको अच्छी मात्रा में नहीं मिलती है, तो सौर पैनल काम नहीं करेगा। साथ ही साथ हमने अभी भी बताया कि कुछ प्रदेश हैं, कुछ देश हैं जो ग्लोब में इक्वेटर के पास है, विषुवत रेखा के पास है, इन क्षेत्रों में धूप अच्छा पड़ता है। लेकिन जो देश ध्रुवीय प्रदेश है, कैसे प्रदेश हैं? ध्रुवीय प्रदेश है, यानी मान लीजिए नॉर्वे है, इसी तरह का बहुत सारा जगह। भारत नॉर्वे के साथ अभी सोलर समझौता भी किया है। ये जो नॉर्वे देश है वो पोल के पास है, तो वहां पर तो धूप अच्छा नहीं आ रहा है, तो वो लोग सोलर ऊर्जा पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत के साथ सोलर अलायंस मिल रहा है वो, कि भारत उसको ऊर्जा प्रदान करेगा और बदले में वो वहां से कुछ समझौता करेगा। तो इसीलिए जो भी इक्वेटर के पास के देश है वहां पर तो सौर ऊर्जा का स्कोप अच्छा है, लेकिन जो भी ध्रुवीय प्रदेश है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, उन प्रदेशों में सौर ऊर्जा का उपयोग उतने अच्छे से सौर पैनलों का उपयोग नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो आज की क्लास में कई सारी बातें की है। सौर ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ाई किए। सबसे पहले सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। फिर हम लोग बात की कि सौर ऊर्जा के विभिन्न उपयोग क्या क्या है, जिसमें हम लोग सौर सेल के बारे में बात कर रहे थे, सौर पैनल के बारे में बात कर रहे थे, और सौर कुकर के बारे में बात करनी थी, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग सौर सेल और सौर पैनल के बारे में बातचीत कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग सौर कुकर के बारे में बात करेंगे, और साथ ही फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा तो हम लोग पढ़ लिए हैं, इसके आगे पवन ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए ठीक से रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम्स आने वाले हैं। जय हिंद।